नमस्कार, मेडिकल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं राहुल पालीवाल मून टीवी के स्टूडियो से एक बार फिर इस बहुत ही लोकप्रिय कार्यक्रम को लेकर आपके साथ उपस्थित हूं। और आज हम बात करेंगे कोरोना से इतर की। हम लगातार पिछले लगभग 1 वर्ष से हम आपको कोरोना से रिलेटेड जानकारी देते रहे हैं, लेकिन हमारे दर्शकों की ये भी मांग रही है कि हम उन्हें समय समय पर अन्य बीमारियों के बारे में भी जानकारी दें, उसके निदान के बारे में बताएं, आगरा में किस प्रकार उन सब बीमारियों के उपचार चल रहे हैं उनके बारे में बताएं, क्या नई जानकारियां हैं उनसे हम उनको अवगत कराएं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको 2 बहुत ही विशेषज्ञ डॉक्टरों से रूबरू कराने जा रहा हूं। मेरी दाईं ओर डॉक्टर शुभम, मेरी बाईं ओर डॉक्टर शुभम जैन कार्डियो डायबिटोलॉजिस्ट है और बहुत ही कम समय में उन्होंने आगरा में बहुत सारे मरीजों को अपनी सेवाएं दी है और अपने क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम कमाया है। तो डॉक्टर जैन, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरे दाईं ओर डॉक्टर तरुण मित्तल डीएम है और नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दा रोग विशेषज्ञ हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे दर्शक समझ ही गए होंगे, आज हम बात करेंगे डायबिटीज और उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं। गुर्दा रोग भी उनमें से एक समस्या है। किडनी से रिलेटेड बहुत सारी समस्याओं से समय समय पर हमारे शहर के और हमारे देश के लोग ग्रसित हो रहे हैं और उसका बारे में उन्हें पूर्ण जानकारी नहीं है। इसी प्रकार डायबिटीज एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसके अगर हम आंकड़ों की बात करें तो भारत में हर 10 में से 6 लोग बताया जाता है कि किसी तरह से वो पीड़ित है। तो इन सब बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर शुभम जैन से बात करता हूँ। डॉक्टर साहब, डायबिटीज एक बहुत ही कॉमन बीमारी हमारे देश में हो गई है, मैं कहूँगा दुनिया में हो गई है, हमारे देश में ही नहीं। तो क्या इसकी वजह रहती है और अवेयरनेस क्या, इससे अगर लोग अवेयर हो तो हम इससे क्या बच सकते हैं? जी बिल्कुल। देखिए, ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। पहले एक टाइम था जिस समय इसको बोला जाता था कि ये एक अमीरों की बीमारी है, क्योंकि एक आम तौर पे माना जाता था, समझा जाता था कि मीठा खाने से ही ये बीमारी होती है और सिर्फ अमीर ही मीठा खा सकते हैं, गरीब नहीं खा पाता है, इसलिए उसको अमीरों की बीमारी कहा जाता था। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब ये घर घर पहुंच चुकी है और सिर्फ अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान के अंदर लगभग 77 मिलियन पीपल डायबिटीज़ से ग्रसित हैं और उसका कुछ कंट्रोल है, लेकिन काफ़ी कम लोग, काफ़ी कम ही पेशेंट्स जो हैं जिनको डायबिटीज़ के बारे में पता है और वो कंट्रोल ट्रीटमेंट में रहते हैं और उस चीज़ को अपने बाकी कॉम्प्लिकेशंस को डायबिटीज़ से रिलेटेड जो होते हैं उनको बचा पाते हैं। और मेन कारण जो मैं समझता हूँ उसका यही है कि आज की तारीख में जो हमारा लाइफस्टाइल है, जो जितना बदलाव आया है हमारे लाइफस्टाइल में, वो एक सबसे बड़ा कारण है कि अब नंबर ऑफ पेशेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। लाइफस्टाइल से आपको क्या मतलब है? लाइफस्टाइल से मेरा ये मतलब हुआ कि लोग बाग अब गाड़ियों में ज़्यादा रहते हैं और सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जिसको एक हम टर्म बोलते हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब कि बैठे रहना ज़्यादा लंबे समय और जो फिजिकल जो काम होते हैं उनको कम किया जाता है। जैसे आमतौर में बात की जाए तो आदमी लिफ्ट का प्रयोग ज़्यादा करते हैं और सीढ़ियाँ का प्रयोग कम करते हैं। उसी तरह वॉकिंग वगैरह, एक्सरसाइज करना, वो सब चीज़ें काफ़ी कम हैं। कुछ लोग काफ़ी इस चीज़ को लेके वो रहते हैं एंथुजियास्टिक और उस चीज़ को फॉलो भी करते हैं, लेकिन काफ़ी कम जनता है ऐसी जो इस चीज़ को फॉलो करती है। तो क्या खान पीन जो हमारा जो चेंज हुआ है, जो कहिए कि जो फास्ट फूड है या जो हरी सब्जियां हम लोग नहीं खा रहे हैं, जो लाइफस्टाइल में वो भी शायद आता है, क्या वो भी एक वजह बन रही है? जी बिल्कुल। जो फास्ट फूड है, जो जंक फूड जिनको बोला जाता है, वो एक काफ़ी बड़ा कारण है, क्योंकि अब मतलब छोटी उम्र से ही बच्चे इस चीज़ के काफ़ी इसको लाइक करना शुरू कर देते हैं और उसी का रीज़न है कि इन सब चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो मेन जो शुगर जो होती है, वो कार्बोहाइड्रेट जो रहती है, वो एक डायबिटीज़ पेशेंट के लिए बहुत ही हार्मफुल है। तो ये बात तो तय है कि डायबिटीज एक महामारी के रूप में हमारे देश में उभर रहा है और निश्चित ही लाइफस्टाइल उसका एक बहुत बड़ा रीजन, जैसा डॉक्टर शुभम जैन ने बताया वो है। डॉक्टर, डायबिटीज बीमारी तो आम है और शायद धीरे धीरे बढ़ भी रही है, लेकिन क्या डायबिटीज से गुर्दा, हमारी किडनी पे कितना असर पड़ता है जो डायबिटिक होते हैं? तो देखिए, अगर हम 100 डायबिटिक पेशेंट्स को लें और उन्हें फॉलो करें तो ऑन एन एवरेज उनमें से 30 लोगों को गुर्दे की बीमारी देर सवेर हो जाएगी। तो ऑलमोस्ट 30% चांस है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आपको फाइनली किडनी की बीमारी हो सकती है। तो क्या क्या वजह है? मतलब तो डायबिटीज़
बॉडी के सारे ऑर्गन्स पर ही इफेक्ट करती है, चाहे वो किडनी हो, चाहे वो हार्ट हो, चाहे वो ब्रेन हो। क्यों कुछ पेशेंट्स में पर्टिकुलरली किडनी की बीमारी होती है हम नहीं जानते, और क्यों कुछ पेशेंट्स उससे बचे रहते हैं। इसमें से कुछ जेनेटिक कंपोनेंट है, कुछ लोगों को जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है कि उनको किडनी की बीमारी हो। इसके अलावा कुछ जो जैसे अगर डायबिटीज अनकंट्रोल चल रही है तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जिसकी वजह से किडनी की बीमारी डेवलप हो सकती है। तो जो 30% लोग हैं उनमें से कुछ लोग ऐसे होंगे उनमें आप चाहे जितना अच्छा डायबिटीज कंट्रोल कर लें उन्हें फाइनली किडनी की बीमारी रहेगी, है ना। और कुछ ऐसे होंगे जहां पर आप बहुत अच्छा कंट्रोल कर लें तो आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, कुछ प्रिपोर्शन ऐसे। डायबिटीज कंट्रोल हो तो शायद आप किडनी की बीमारी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब एक वजह किडनी की बीमारी की डायबिटीज हो गई, इसके अतिरिक्त भी और कौन कौन सी वजह है जिससे जो किडनी की बीमारी लोगों को हो जाती है? तो आजकल जो हम समझते हैं जो किडनी की बीमारी की हम बात कर रहे हैं उसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, जो कॉमनेस्ट किडनी की बीमारी हम इस समय जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो है, तो उसमें कॉमनेस्ट कारण उसका डायबिटीज है। जो और बाकी कारण है उनमें से कॉमन कारण ब्लड प्रेशर है, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर। इसके अलावा कई सारी जेनेटिक बीमारियां होती हैं, किडनी स्टोन्स हो गए। जेनेटिक इन द सेंस तो कुछ जेनेटिक बीमारियां होती हैं उनके जैसे अलग अलग होते हैं। कॉमनेस्ट उसमें एक एडीपीकेडी करके बीमारी कहलाती है, वो उन रीजन से किडनी जो पेरेंट्स से चलती हैं, जो फैमिलीज में चलती हैं। इसके अलावा किडनी स्टोन्स की वजह से, कई सारी दवाइयां कॉमनली जैसे दर्द की दवाइयों की वजह से, तो इन सारे रीजन से किडनी खराब हो सकती हैं। तो इसके लिए क्या बेसिकली प्रिवेंशन किस तरीके से हम लोग, जैसे अगर हम ये चाहें कि भाई हमारी किडनी स्वस्थ बनी रहे, हमें किडनी की बीमारी ना हो, चलिए डायबिटीज हो गई तो एक दफा उसके एक चांसेस बने रहते हैं, तो अगर हम अपनी किडनी को चाहते हैं स्वस्थ बने रहे तो उसके लिए हमें क्या किन बातों का ध्यान देना है? तो देखिए, जैसे अगर आपको कोई भी प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है जो आपको किडनी की बीमारी के करीब ले सकता है, जैसे आपको फॉर एग्जांपल डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है या किसी रीजन से आपको पेन है और आप पेन किलर्स को यूज कर रहे हैं, राइट, या किडनी स्टोन से फॉर एग्जांपल, तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है कि आप उस बेसिक बीमारी का कंट्रोल अच्छा रखें। अगर आपको डायबिटीज है तो इंश्योर करें कि आपका डायबिटीज का कंट्रोल बहुत अच्छा हो। अगर आपको ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर का कंट्रोल अच्छा हो। अगर आपको पेन किलर्स लेने पड़ रहे हैं तो कम से कम लें, और जो कुछ पेन किलर सेफ होते हैं किडनी के लिए उनको यूज करें, जो ज़्यादा सेफ नहीं है उनको अवॉइड करें। तो इस तरह की चीजें जो है वो आपके हाथ में है, जो आप कर सकते हो किडनी की बीमारी से बचने के लिए। डॉक्टर कौन से पेन किलर सेफ है? तो अलग अलग बड़ी आम सी एक दवाई है जो आदमी के दर्द, चाहे सर में दर्द हो या कहीं भी दर्द हो तो पेन किलर ले लेता है। जी, तो अलग अलग ग्रुप के पेन किलर्स होते हैं, है ना। इनमें से एक ग्रुप होता है जिसको एनएसएड्स बोलते हैं, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स। इनमें जैसे फॉर एग्जांपल डिक्लोफेनाक हो गया या इस तरह के कंपाउंड्स होते हैं, मेडिकल टर्म्स होते हैं वो। तो लेकिन वो ग्रुप ऑफ पेन किलर्स अगर उन्हें बहुत लंबे समय तक लिया जाए, है ना, तो वो नुकसान करते हैं। इसके अलावा पैरासीटामोल हो गया या ट्रेमाडोल हो गया, इस तरह की चीजें जो है ये दो अलग अलग ग्रुप ऑफ पेन किलर्स और हैं, वो किडनी के लिए रिलेटिवली सेफ है। पैरासीटामोल आप ले सकते हैं, आप ले सकते हैं। उसमें अगर एनाल्जेसिक होता है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ लिमिट तक। पैरासीटामोल लेने का मतलब ये नहीं कि आप पैरासीटामोल बहुत सारा ले लें, बट वो रिलेटिवली किडनी के लिए सेफ है, ये कहने का मतलब है। डॉक्टर शुभम जी, डायबिटीज बेसिकली क्या लक्षण होते हैं? जब आदमी को क्या मतलब कैसे वो डायग्नोस करे कि भाई मुझे डायबिटीज हो रही है? देखिए, आमतौर पे तो हम जो देखते हैं वो दो तरह की डायबिटीज़ होती हैं। पुराने समय में उनको जो डिफाइन किया गया था, उनकी जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ और एक होती थी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़। लेकिन अब वो टर्मिनोलॉजी जो है वो चेंज कर दी गई है। उसमें बेसिकली अब टाइप 1 और टाइप 2 होता है। तो टाइप 1 जो होती है वो बच्चों में देखी जाती है, और टाइप 2 जो होती है वो कुछ उम्र के बाद देखी जाती है। लगभग हम ये मानते हैं, पहले ये कहा जाता था कि 50 या 60 के ऊपर टाइप 2 डायबिटीज देखी जाती है, लेकिन अब टाइप 2 डायबिटीज की डेफिनेशन 20 साल के ऊपर भी कर दी गई है। अगर 20 साल के ऊपर भी किसी को डायबिटीज है तो वो टाइप 1 भी हो सकते हैं, टाइप 2 भी हो सकते हैं, लेकिन टाइप 2 होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। टाइप 1 डॉक्टर साहब बीच में रोक जी। आपको, तो टाइप 1 बेसिकली आप कहना है कि जो बच्चा बर्थ से बाय बर्थ डिफेक्ट होता है, जिनके अंदर अपनी शरीर के अंदर उनके अंदर इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनता। जो टाइप 1 होते हैं उनके अंदर हमारी जितनी भी दवाइयां हैं, जो टैबलेट्स हैं, वो काम नहीं करती हैं, तो उनको बाहर से इंसुलिन देने की जरूरत पड़ती है। इसीलिए इनका जो नाम रखा गया था पहले जमाने में, ये थे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, कि इनको इंसुलिन की आवश्यकता है, इंसुलिन के बिना इनका काम चल पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो सेकंड ग्रुप था नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज, उसमें ये देखा गया जो बड़े लोग होते थे कुछ समय के बाद, कुछ सालों के बाद, आमतौर पे देखा गया 5 से 10 साल के बाद उनको भी इंसुलिन की जरूरत पड़ने लग गई, क्योंकि उनका जो शरीर में इंसुलिन बन रहा था वो धीरे धीरे सेल्स जो थे उनके वो और डैमेज हो गए और इंसुलिन धीरे धीरे और कम होता चला गया।
तो आपने एक पहला सवाल पूछा था कि इनके सिम्टम्स क्या होते हैं। तो टाइप 1 में जो देखा जाता है आमतौर पे बच्चों को ये होता है कि उनको उनका वेट लॉस बहुत जल्दी होता है, वजन गिरना बहुत जल्दी शुरू हो जाता है, माँ बाप ये नोटिस करते हैं। और बच्चा जो होता है उनको समझ में नहीं आता, तो वो ये देख सबसे कॉमन सिम्टम जो उनके अंदर देखा जाता है वो होता है बार बार बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आना। तो वो एक टाइप 1 डायबिटीज के अंदर देखा जाता है। टाइप 2 वाले जो होते हैं उनके अंदर हम नॉर्मली जो सिम्टम देखते हैं वो ये होता है कि वो रात में उठ उठ के बार बार पेशाब जाते हैं। तो जिस मरीज को ये दिक्कत होती है उनके अंदर सबसे पहला जो शक जाता है जो एक बीमारी की तरफ, वो सबसे पहला होता है कि हम उनकी शुगर जरूर चेक करें। और दूसरा जो होता है, एक लेडीज कॉमनली आती हैं, वो कहती हैं कि मेरे को बार बार यूरिन में इन्फेक्शन होता है। तो उनके अंदर भी वही कारण होता है, क्योंकि पेशाब में जब यूरिन आने लगता है, जब शरीर के अंदर शुगर बहुत ज़्यादा हो जाती है, जब पेशाब से शुगर निकलने लगती है, तब इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी उनके अंदर होने लगता है। तो ये तो आपके मेन आपने बताया कि ये सामान्य लक्षण है कि आपका वेट लॉस हो रहा है, आपको जल्दी जल्दी यूरिन की आपको फीलिंग होती है और आपको पेशाब जाना पड़ता है। ये दो मुख्य लक्षण हैं जिससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि हो सकता है कि आपको डायबिटीज हो। तो इसमें कौन से टेस्ट कराए जाते? देखिए, इसमें सबसे ज़रूरी तो होता है कि एक तो अपना एक फास्टिंग, जिसको बोलते हैं हम फास्टिंग शुगर लेवल्स, जो खाली पेट लगभग 8 घंटे के गैप पे, अगर आपने रात में 10 बजे खाना खाया है तो सुबह आपका 6 बजे फास्टिंग टेस्ट होना चाहिए। मिनिमम टाइम पीरियड जो रखा गया है उनका मतलब है कि 8 घंटे का गैप होना चाहिए, उस 8 घंटे में आपने कुछ ना खाया हो। और दूसरा टेस्ट होता है पोस्ट प्रैंडियल, जिसको बोला जाता है। पोस्ट प्रैंडियल का मतलब है खाना खाने के 2 घंटे बाद। और एक तीसरा कॉमन टेस्ट जो करवा लेना चाहिए वो होता है HbA1c, जो कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन कहते हैं जिसको। वो होता है बेसिकली 3 महीने का एवरेज हमें बताता है वो शुगर का। तो ये 3 टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं और हर किसी डायबिटीज़ को आमतौर पे 3 से 6 महीने के अंदर अंदर ही कराते रहने चाहिए एक अच्छी पैथोलॉजी से। और बाकी टेस्ट उसके अलावा और भी जो होते हैं, अगर किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो वो आई थिंक सर बेटर बताएंगे उसके बारे में। और बाकी अगर एक कोलेस्ट्रॉल का भी टेस्ट कराते रहना चाहिए उनको साल साल में। और अपनी शुगर नापना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं हमेशा मतलब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये कहना चाहूँगा, जो भी डायबिटीज़ वाले हैं उनके पास घर पे ग्लूकोज की मशीन, चेक करने वाली मशीन ज़रूर होनी चाहिए। जो ऑलरेडी डायबिटिक है जी, उनको फिर जरूरी है कि उनको पता होना चाहिए कि कहीं खटिया बढ़ नहीं रही, क्योंकि बिल्कुल दोनों स्थितियां काफी गंभीर हो सकती हैं। डॉक्टर तरुण मित्तल, जैसे किसी को डायबिटीज हो गई तो अब उसे कैसे पता लग सकता है कि भाई मैं मेरे कहीं ना कहीं किडनीज इफेक्ट हो रही है, मेरे गुर्दे इफेक्ट हो रहे हैं कोई डायबिटीज की वजह से? तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो किडनी का इन्वॉल्वमेंट है वो कई बार साइलेंट होता है। कई बार पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं आता अंटिल किडनी की बीमारी बहुत आगे बढ़ चुकी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप डायबिटिक हैं तो आप समय समय पर अपना ब्लड और यूरिन का टेस्ट कराएं। ये रिकमेंडेशन होता है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर कराएं, जिससे कि अगर कुछ किडनी का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है तो वो उन टेस्ट पे क्लियर हो। क्योंकि अगर आप सिम्टम्स का वेट करते हैं तो वो यूजली बहुत लेट आते हैं, इतना लेट कि कई बार हम उस समय पे कुछ ज्यादा कर भी अगर नहीं आप सकते। डायबिटिक हैं तो आपको रेगुलर अपने टेस्ट कराते रहना चाहिए, जिससे मतलब कौन से टेस्ट? तो कुछ ब्लड के टेस्ट होते हैं, जो किडनी रीनल फंक्शन, जो सीरम क्रिएटिनिन होता है, जो हमें ये बताता है कि किडनी का फंक्शन कैसा है। और एक यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी होता है, प्लस यूरिन में प्रोटीन क्वांटिटेशन के टेस्ट होते हैं कि प्रोटीन जाना। तो पहली जो चीज होती है यूजली जो डायबिटिक पेशेंट में जो किडनी पहले इफेक्ट होती है, उसका सबसे पहला सिम्टम होता है कि प्रोटीन आना शुरू होता है यूरिन में, जो नॉर्मली नहीं आ रहा होता। तो वो प्रोटीन को अगर हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं तो एटलीस्ट हम बता सकते हैं कि हाँ अब इन्वॉल्वमेंट शुरू हो गया है किडनी का, और उसके लिए जो भी हमें मेडिसिन देनी है या जो भी डायबिटीज का स्ट्रिक्ट कंट्रोल करना है, तो अगर हम उस अर्ली लेवल पर करें उसको, तो वो इंटरवेंशन सबसे ज्यादा इफेक्टिव देखे गए होते हैं। एक बार किडनी की बीमारी बढ़ जाती है तो फिर काफी सारे इंटरवेंशन इफेक्टिव ही नहीं रह जाते। तो डॉक्टर क्या ये क्योरेबल है? बेसिकली अगर किडनी इफेक्ट होना शुरू हो जाए तो क्या हम इसे रोक सकते हैं या क्योर कर सकते हैं? जी, तो अगेन इस पे जैसे मैंने अभी कहा कि अगर हम बहुत अर्ली उसे पिक कर लेते हैं तो वो रिवर्सिबल भी होती है। कुछ हद तक कुछ स्टडीज में देखा गया है कि अगर हम काफी अर्ली इसको पिक करते हैं, अगर हमारा डायबिटीज का कंट्रोल अच्छा नहीं है तो उसको अच्छा कंट्रोल करते हैं, प्लस कुछ मेडिसिन हैं जो दी जा सकती हैं जो इस इनिशियल स्टेज पर प्रोटीन जो जा रहा है उसको रोक सकती हैं। तो इसमें अर्ली स्टेजेस में रिवर्सिबिलिटी भी रहती है। मतलब आपकी अगर किडनी जो इफेक्ट हुई है वो रिवर्स, मतलब अगर आप बहुत अर्ली टाइम, स्वस्थ हाँ, हो उसे टाइमली अगर आप पकड़ें तो ये देखा गया है कि आप उसको दोबारा से स्वस्थ कर सकते हैं। प्लस अगर आप इनफैक्ट अगर आप उतना अर्ली नहीं पकड़ पाते हैं तो एटलीस्ट आप उसका जो प्रोग्रेशन होता है, जैसे हम समझते हैं कि एक बार डायबिटीज में किडनी इन्वॉल्व होती है वो धीरे धीरे प्रोग्रेस करती है, धीरे धीरे बढ़ने वाली बीमारी है। मतलब और
तो एटलीस्ट उसका प्रोग्रेशन स्लो कर सकते हैं। हम दवाइयाँ देके उसकी जो बढ़ने की गति है उसको स्लो डाउन कर सकते हैं, और ये हम किसी भी स्टेज पे कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, किडनी में ये भी देखा, किडनी की टीबी भी हो जाती है, ट्यूबरकुलोसिस इन किडनी, तो वो उसकी क्या सिम्टम्स होते हैं, वो कैसे पता लगता है? तो वो एक सेपरेट बीमारी है, वो उसका डायबिटीज से डायबिटीज से डायरेक्टली related रिलेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, तो जो उसमें अगेन कई बार पेशेंट्स एसिम्टोमेटिक आते हैं, या पेशेंट्स को लो ग्रेड फीवर हो सकता है, यूरिन में बर्निंग हो सकती है, यूरिन में पस वगैरह आ सकता है, पेन हो सकता है, तो उस तरह के सिम्टम्स के साथ कई बार पेशेंट्स आ सकते हैं। तो उसके बाद फिर रेगुलर अगर आपको इस प्रकार की कोई परेशानी होती है तो आपको नेफ्रोलॉजिस्ट या गुर्दे रोग विशेषज्ञ से तुरंत संपर्क करना चाहिए। और जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि अगर हम अर्ली स्टेज पर इसको हम डायग्नोज कर लेते हैं कि हमारी किडनी इफेक्ट हो रही है, तो इट इज रिवर्सिबल ऑल्सो। और अगर रिवर्सिबल ना हो तो कम से कम उसको हम उसका जो खराब होने की स्पीड है उसको हम डेफिनेटली रोक सकते हैं। तो डायबिटीज से रिलेटेड जितने भी रोगी हैं उनको ये बहुत ज़रूरी है कि भाई आपको ये मन में रखना है कि आपका किडनी कहीं ना कहीं इफेक्ट हो सकती है। तो रेगुलर आपको जो किडनी से रिलेटेड टेस्ट है, जैसे डॉक्टर ने बताया, सीरम क्रिएटिनिन और प्रोटीन जो अगर जिसकी किडनी इफेक्ट हो रही है वो उसमें शो करता है, वो बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं अब शुभम जैन जी से बात करता हूँ, डायबिटीज़ पे दोबारा हम लोग आते हैं क्योंकि आज हमारा चर्चा का विषय ही डायबिटीज़ और उससे रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं। तो डॉक्टर साहब, ऐसी क्या वजह है कि डायबिटीज़ से कहा जाता है कि हमारे शरीर के लगभग सभी अंगों पर उसका असर पड़ जाता है, और राइट फ्रॉम हार्ट हो, आँखें हो, या लगभग कहते हैं सभी चीज़ें इफेक्ट करती है? बिल्कुल। जैसा कि वैसे हमने शुरू में बात की थी कि डायबिटीज़ ऑलमोस्ट सारे ही अंगों को इफेक्ट करता है। और सबसे पहला जो कॉमनली देखा जाता है वो होता है कि आँख का पर्दा, अगर किसी की शुगर बहुत लंबे समय तक अनकंट्रोल्ड रहती है और वो अपना उपचार जो है वो सही तरीके से नहीं रखते हैं, शुगर्स रूटीनली चेक नहीं करते हैं और दवाइयाँ समय से नहीं लेते हैं, खाने पीने पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उनकी शुगर्स नॉर्मली अनकंट्रोल्ड रहती हैं। और उनकी जो सबसे पहली जो दिक्कत शुरू होती है वो होती है आंखों में धुंधलापन आना, या फिर हाथ पाँव में झंझनाहट या सुनपन होना। कितने समय तक? जैसे मान लीजिए अगर आप डायबिटीज, मतलब आपने कहा 20 साल बाद, जनरली ये देखा गया है कि हमारे देश में कि 30, 40, 50 साल के बाद लगभग डायबिटीज काफी आम हो गई है, तो गोलियों से भी उसका उपचार हो रहा है या जीवन शैली में चेंज से, घूमने से, तो ये कितने समय बाद ये लक्षण आने लगते हैं जो इफेक्ट हो रहे हैं? जी देखिए, रफली अगर मैं ऐसा कहूँ तो नॉर्मली 5 साल के बाद ये जो लक्षण होते हैं ये शुरू हो जाते हैं। लेकिन हमारे देश में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम थोड़ा सा इस चीज़ को निगलेक्ट करते रहते हैं और हम अपने सिम्टम्स को इग्नोर करते हुए उस चीज़ को बढ़ा लेते हैं। तो उस चीज़ में ये होता है कि जितने भी डायबिटीज़ जो ओल्ड एज में आते हैं वो उनको काफ़ी सालों से शुगर होती है, लेकिन उनको कम से कम 5-6 साल उनके ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। जब उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी होती है या फिर उनको दिक्कतें उनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, तब वो प्रेजेंट करते हैं। जैसा कि सर ने कहा कि किडनी की डिजीज़ को अगर हम अर्ली पकड़ लें तो उसको वहीं की वहीं रोक सकते हैं, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि काफ़ी ज़्यादातर लोग जो हैं किडनी की खराब होने के बाद ही वो हमारे पास प्रेजेंट करते हैं। तो उसमें नॉर्मली अगर देखा जाए, अगर किसी को डायबिटीज आती है तो 5 साल के अंदर किडनी वाले सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, और लगभग 3 या 4 साल के अंदर उसको जो नसों की जो दिक्कत होती है, हाथ पाँव में सुन्नपन या झंझनाहट होना, वो 3 से 4 साल के अंदर वो शुरू हो जाते हैं। तो डेफिनेटली डायबिटीज अगर कंट्रोल्ड है तो बहुत परेशानी वाली बात नहीं है, और अगर अनकंट्रोल्ड है तो उससे आपके बॉडी के लगभग हर पार्ट इफेक्ट होने लगता है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं हार्ट अटैक भी डायबिटीज से रिलेटेड बताया जाता है कि वो भी आपको हो सकता है, और बहुत सारी परेशानियां हो सकती हैं। तो डॉक्टर शुभम जी, बात हम कर लेते हैं, जैसे गुर्दे रोगों की बात है डायबिटीज से, तो उससे वो कैसे रोका जा सकता है उसको, जो डायबिटीज से रिलेटेड है? तो अगर जैसे कोई पेशेंट है जो डायबिटिक है, उसे अभी गुर्दे का रोग नहीं हुआ है, उसने अपने टेस्ट कराए हैं और नहीं हुआ है, तो कुछ चीज़ें जो वो कर सकते हैं जो जिससे उनको किडनी की बीमारी हो ही ना। सबसे इम्पॉर्टेंट डायबिटीज़ का कंट्रोल, अच्छा ब्लड शुगर कंट्रोल सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे प्राइमरी है कि आपको किडनी की बीमारी प्रिवेंट कर सके। दूसरी चीज़, अगर ब्लड प्रेशर भी है साथ में, तो ब्लड प्रेशर का साथ में अच्छा कंट्रोल। तीसरी चीज़, एक बहुत हेल्दी हैबिट रखना, अपना वेट वगैरह कंट्रोल रखना। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप अर्ली ऑन कर सकते हैं जब आपको किडनी की बीमारी नहीं है, और जिससे कि किडनी की बीमारी डेवलप ना हो आपको। तो यही सारी चीज़ें अगर आपको डेवलप हो भी जाती है किडनी की बीमारी, तो शायद यही सारी चीज़ों को हमको ध्यान आगे भी रखना है। एग्जैक्टली। तो यही मेन इंटरवेंशन है। प्लस अगर आप उस स्टेज पर हैं जहाँ पर कुछ दवाइयाँ चल रही हैं, तो अगेन दवाइयों को समय पे लें, और
है ना। जैसे मैंने बताया था पेन किलर्स वगैरह अवॉइड करें, तो अगर ऑलरेडी किडनी की बीमारी हो गई तो ऑल द मोर ऑल रीजन हो जाता है कि आप कोई और एडिशनल ऐसा कुछ ना करें जो कि और अपनी किडनी को हार्म करे। तो एक सवाल मैं दोनों अपने पैनलिस्ट से जानना चाहूँगा। डॉक्टर साहब, पहले आपसे जान लेता हूँ, डॉक्टर तरुण मित्तल जी। अब जैसे किसी को डायबिटीज़ भी है और किडनी से रिलेटेड उसको भी धीरे धीरे परेशानी शुरू हो रही है, तो क्या वो एक्टिव लाइफस्टाइल लीड कर सकता है अगर वो स्पोर्ट्समैन है, या मतलब कि लाइफस्टाइल पे कितना असर पड़ता है इन चीज़ों? तो बिल्कुल कर सकता है और करना ही चाहिए, जी। है ना। तो जैसे किसी पेशेंट को डायबिटीज है और किडनी की बीमारी है, तो जो भी उसकी बॉडी अलाउ कर रही है उसे काम करने का, वो उसे पूरा करना है। मतलब फिजिकल रेस्ट्रिक्शंस सिर्फ इस वजह से कि उसे किडनी की बीमारी है ऐसा कभी भी नहीं कहते। उसे फिजिकली एक्टिव रहना है। इनफैक्ट एक्टिव रहेंगे तभी डायबिटीज भी बेटर कंट्रोल रहेगी, अदरवाइज डायबिटीज कंट्रोल करने में भी बहुत मुश्किल आई। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, डॉक्टर मित्तल का भी यही व्यू है, आपका क्या कहना है? मतलब लाइफस्टाइल में अगर आपको डायबिटीज हो जाती है, फिर ये कहा जाता है कि अगर हम घूम रहे हैं 30 मिनट, ये कहता है दिन में अगर घूम रहे हैं तो उससे काफी अच्छा असर पड़ता है। और क्या क्या चीजें हैं जो एक डायबिटिक को अपने लाइफस्टाइल में चेंज करनी चाहिए? देखिए, एक डायबिटीज या किडनी उसके संग अगर और भी कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो आदमी एक बिल्कुल नॉर्मल और एक स्वस्थ जिंदगी जी सकता है, पर शर्तें यही है कि उनको सबसे पहले ज़रूरी, जो हम अभी हमेशा ही हमने इसके बारे में कहा है कि सबसे ज़रूरी जो चीज़ है वो है शुगर कंट्रोल, और दूसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो है आपके एक्सरसाइज और हेल्दी लाइफस्टाइल आपको रखना है। अपने खाने पीने की चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या आप खा रहे हैं और कितना आप वर्कआउट कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि 30 मिनट का एक वॉक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि हमारे अंदर जो शुगर होती है, वो जो मांसपेशियां होती हैं, वो कुछ ना कुछ काम करने के लिए जब हम वॉक करते हैं तो उसको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और उसी प्रकार वो शुगर को बर्न करके उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो जब तक अगर हमारे शरीर में अगर हम वॉक करते हैं तो हमारी काफ़ी हद तक जो शुगर एक्स्ट्रा बॉडी में है वो यूटिलाइज हो जाती है और हमारी बॉडी को कम हार्म करती है। और मेन इन्हीं तीन चीज़ों का ध्यान रखना है हमें, जिससे कि हम एक, और हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के जो पूर्व बॉलर हैं वसीम अकरम, वो उनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, उनको बचपन से डायबिटीज़ है और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत अच्छे से अभी तक गुजारी है। और अगर शुरू से इंसुलिन पर हैं, और वो कितने बड़े स्पोर्ट्स पर्सन हैं सबको पता है उनका नाम। और दूसरा एक एग्जाम्पल है हमारी बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर, उनको भी टाइप 1 डायबिटीज़ है, वो भी इतनी स्वस्थ हैं और अपना अच्छा काम कर रही हैं, और उसके बाद भी इंसुलिन और उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए। तो ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनको टाइप 1 डायबिटीज़ है। तो मैं, जो बच्चे मेरे पास आते हैं उनको मैं हमेशा इनके एग्जाम्पल्स देता हूँ, जिससे कि वो खुद मोटिवेट हो, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज़ वाले फैमिली मेंबर्स और इवन बच्चे बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं कि क्या मुसीबत लग गई जी, तो वो बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हैं। तो उनको मोटिवेट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी तरह से इन सब चीज़ों का ही साइड बाय साइड अपना रोल होता है कि उनको मोटिवेट किया जाए कि आप ये देखिए, इनके एग्जाम्पल्स हैं, इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने सक्सेसफुल लोग हैं, तो आप भी आराम से कर सकते हैं उस चीज़ को। गोलियों, पहले इनिशियल ट्रीटमेंट आप गोलियों से करते हैं जब जी, जो डायबिटिक होता है, फिर उसके बाद कंट्रोल नहीं होती है गोलियों से, तब हम इंसुलिन पर आते हैं। बिल्कुल। देखिए, नॉर्मली तो यही करा जाता है। जो टाइप 1 होते हैं उनके अंदर तो हम गोलियां यूज़ नहीं कर सकते, तो उनके अंदर इंसुलिन धीरे धीरे मात्रा एज पर उनकी रिक्वायरमेंट, अगर वो मिनिमम डोज पे कुछ यूनिट्स इंसुलिन लगा के ही दिन में, कई बच्चे हैं जो दिन में एक बार इंसुलिन लगाने से उनका दिन भर ठीक रहता है, और कईयों को 3 या 4 बार लगाना पड़ता है। तो वो डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल कैसा है और बॉडी के अंदर कितना इंसुलिन बचा है या बन पा रहा है, और आप कैसे उस चीज़ को यूटिलाइज कर पा रहे हैं। और रही बात टाइप 2 डायबिटीज़ की, जो बड़ों के अंदर देखी जाती है आमतौर पे, उसके अंदर हम जनरली शुरुआत टैबलेट से करते हैं, और साथ साथ उनको वही खाने पीने की चीज़ों के बारे में, परहेज़ के बारे में समझाया जाता है, और फिजिकल एक्सरसाइज कंटिन्यू रखने के लिए बोला जाता है, वॉकिंग वगैरह ये सब चीज़ें। और उसके साथ उनको साथ साथ अपनी शुगर हमेशा रेगुलरली चेक करते रहना चाहिए, जिससे कि हमें ये पता चलता रहे कि आपको जो दवाइयाँ दी गई हैं वो कितना इफेक्ट कर पा रही हैं। वो कर क्या डायबिटिक बिल्कुल भी शुगर नहीं खा सकता, या कार्बोहाइड्रेट से जैसे आलू हो या इस तरह की चीजें? नहीं, देखिए जी, बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, ऐसा पॉसिबल बहुत मुश्किल है। और अगर हम बात करें कि कार्बोहाइड्रेट और शुगर के बारे में, तो वो इवन हमारे आटे के अंदर भी होती है, जो हम रोटी खाते हैं या चावल लेते हैं, हर चीज़ के अंदर शुगर है, इवन दालों के अंदर भी कुछ % शुगर होती है। तो बिल्कुल हटा पाना अपने बॉडी के अंदर से, मतलब अपने खान पान के अंदर से, वो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिनके अंदर हम परहेज में ये ध्यान रख सकते हैं कि आप एक साथ काफ़ी सारी चीज़ें ना लें। तो मैं आमतौर पे अपने पेशेंट्स को यही कहता हूँ कि आप 3-4 रोटी मत खाइए, 1 या 2 रोटी खाइए, और सब्जियां और दालें ज़्यादा लें, क्योंकि उनके अंदर शुगर का कंटेंट जो होता है वो कम होता है एज कम्पेयर अगर हम करें रोटी और चावल के मुकाबले।
डेफिनेटली ये मेरे ख्याल से आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कितनी शुगर लेवल कितना है, बिल्कुल, उस हिसाब से उसी हिसाब आपको से। खान पीन रेगुलेट होगा। तो ऐसा भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही बंद कर दें जी, जी, शुगर, जी। तो उससे आपकी शुगर लेवल कम भी हो सकती है। बिल्कुल। तो वो डेफिनेटली रेगुलेट करने वाली बात है। डॉक्टर मित्तल, हम बात कर रहे हैं किडनी रोग की, तो ये हम लोग डायलिसिस पर कब पहुंच जाते हैं? व्हाट इज दैट स्टेज है, उसकी क्यों जरूरत पड़ जाती है? तो अगर हम डायबिटीज़ की बात करें तो देखिए, जो किडनी का फंक्शन होता है वो डायबिटीज़ की वजह से जिन लोगों को किडनी की बीमारी हो जाती है तो उनमें वो किडनी का फंक्शन धीरे धीरे करके कम होता चला जाता है। तो ये कहते हैं कि कितना टाइम लगता है? जैसे मान लीजिए एक बार किडनी का फंक्शन कम होना शुरू हुआ, देन हाउ मच टाइम डज इट टेक टू? तो अलग अलग लोगों में कुछ अलग अलग समय कह सकते हैं, बट हम ये मान सकते हैं कि किडनी की बीमारी जो है जनरली 5 से 10 साल के बाद शुरू होती है। जैसे आज आपको डायबिटीज़ हुई तो 5 से 10 साल के बाद शुरू होती है। कुछ लोगों में वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाती है, कुछ लोगों में वो धीरे धीरे बढ़ती है, बट अगेन 5 से ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 10 ईयर्स वो आपकी किडनी को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है ना। एक बार किडनी का फंक्शन 10 से 15% से कम हो जाता है तो उसके बाद आपको सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं और आपको डायलिसिस की जरूरत पड़ना शुरू हो सकती है। ओके, तो ये एक बार डायलिसिस शुरू हो गई तो क्या बेसिकली हमको जिंदगी भर डायलिसिस पे आना पड़ेगा, या व्हाट इज तो इसका क्या तरीका है? तो ये एक अलग सवाल है। तो डायलिसिस कई रीज़न से शुरू की जा सकती है एक डायबिटिक पेशेंट में। एक तो ये होता है कि डायबिटीज़ की वजह से ही किडनी की बीमारी धीरे कर बढ़ी और उसने किडनी को परमानेंटली डैमेज कर दिया। किडनी अब 10 से 15% से कम काम कर रही है, पेशेंट सिम्टोमेटिक है, तो उसको ऐसे पेशेंट को एक बार डायलिसिस शुरू की जाएगी तो वो लाइफ लॉन्ग डायलिसिस पर उसको रहना पड़ेगा। बट कई बार ऐसा होता है कि डायबिटिक पेशेंट्स हैं, कुछ किडनी की बीमारी चल रही है और उसके ऊपर कुछ एडिशनल हो गया, फॉर एग्जांपल कोई इन्फेक्शन हो गया उसको, जिसकी वजह से किडनी की बीमारी बढ़ गई। इमीडिएटली जो उसका किडनी का फंक्शन 50% चल रहा था वो ड्रॉप करके 10% पर आ उस गया। समय के लिए तो उस समय के लिए उसको डायलिसिस की जब जरूरत इन्फेक्शन पड़ी। हाँ, एक बार आपने इन्फेक्शन ट्रीट किया, कई बार किडनी का फंक्शन रिकवर कर जाता है और डायलिसिस रुक भी जाती है। डायलिसिस रुक भी जाए। डॉक्टर साहब, ये कहा जाता है हमारे बॉडी में 2 किडनी होती हैं और जब आदमी एक किडनी की ही आवश्यकता होती है, क्या ये सही है डॉक्टर साहब? ये तो ये इसको इस तरह से कह सकते हैं कि एक किडनी से भी एक नॉर्मल जिंदगी जी जा सकती है। तो अगर जैसे कई बार जो किडनी लोग डोनेट कर देते हैं तो वो एक नॉर्मल जिंदगी जी सकते हैं एक किडनी दान करने के बाद। तो डॉक्टर साहब, ये जब आप डोनेट करने की बात करी तो ये किडनी ट्रांसप्लांट की नौबत कब आती है या क्यों आती है? तो जैसे मैंने कहा था कि अगर एक बार किडनी 10 से 15% से भी कम काम कर रही होती है और वो डैमेज परमानेंट है, हमने ये देखा कि वो ठीक नहीं कर सकते, तब हम ये कहते हैं कि किसी तरह की रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जिसको बोलते हैं, यानी जो किडनी काम कर रही है उसको वो काम करने के लिए हमें किसी और चीज की जरूरत है। तो वो और चीज या तो डायलिसिस हो सकती है या फिर ट्रांसप्लांट हो सकता है। मतलब आप फिर उसमें डायलिसिस परमानेंट, मतलब कितने समय बाद फिर डायलिसिस करते हैं? नहीं, तो अगर आप एक बार ट्रांसप्लांट कर रहे हैं तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका डायलिसिस रुक जाएगा, फिर वो काम करने लगेगा। लेकिन अगर हम ना, भाई ट्रांसप्लांट बड़ा महंगा होता है, बहुत से लोग अफोर्ड नहीं भी कर पाते हैं या साधन नहीं होते हैं, उस केस में उनकी जिंदगी फिर कैसे गुजरेगी? तो जो डायलिसिस होती है वो हफ्ते में 2 से 3 बार की जाती है और उसे रेगुलर जिंदगी भर करना पड़ता है। तो वो अगर करते रहे तो वो जिंदगी उस व्यतीत हो सकती है डायलिसिस करा। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, क्या आगरा में हम लोग अभी यहाँ पर अभी किडनी ट्रांसप्लांट कर रहे हैं या अभी नहीं शुरू हुआ है? तो अभी एट प्रेजेंट तो कोई ट्रांसप्लांट नहीं हुआ है, बट हम कोशिश कर रहे हैं जल्दी ही शुरू करने की। आगरा में जल्दी शुरू कर रहे हैं, तो डेफिनेटली एक काफ़ी बड़ा सुविधा आगरा में अगर इस प्रकार की शुरू होती है तो एक बड़ी बात होगी। डॉक्टर शुभम, अब हम बात कर लेते हैं दवाइयों की। अगर ये कहा जाता है कि भाई बहुत सारी आयुर्वेदिक की या अन्य दवाइयाँ, देसी दवाइयाँ हैं जिससे लोग क्लेम करते हैं कि भाई डायबिटीज़ ठीक हो सकती है, तो क्या ये संभव है? देखिए, जहाँ तक मेरी नॉलेज है उसके हिसाब से परमानेंट ट्रीटमेंट तो कुछ भी नहीं है, ना ही हमारे पास एलोपैथी में है, और जहाँ तक मैं समझता हूँ होम्योपैथी आयुर्वेदिक में भी इसका कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। डायबिटीज आपकी पैनक्रियाज जो मेरी जी, जानकारी है, एग्जैक्टली वो काम नहीं कर रहे जी, होते हैं, उसका कुछ पार्ट होता है, कुछ सेल्स होते हैं वो काम करना कम बंद कर देते हैं, जहाँ से हमारा मेन इंसुलिन निकलता है। इंसुलिन निकलता है, जी। तो हमें इंसुलिन की आवश्यकता होती है। हर खाने पीने के बाद हमारा जो शुगर लेवल बढ़ता है वो इंसुलिन का काम होता है उसको कम करना। तो जिनके अंदर ये डिफेक्ट होता है, इंसुलिन ना बन पाना, उनके अंदर ही डायबिटीज की नौबत आती है। तो अब अगर हम बात करें जो होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक की दवाइयाँ होती हैं, तो कुछ चीज़ें जो आम तौर पे देखी गई हैं, वो कई लोग बोलते हैं कि करेले का जूस पीते रहें, उसके बाद हमें कोई बीमारी नहीं होती है। तो मैं बस, और एक दूसरी चीज़ जो काफ़ी कॉमन है वो होती है मेथी का दाना। काफ़ी लोग बोलते हैं कि मेथी का दाना हम खा रहे हैं और हमारी शुगर बहुत बढ़िया चल रही है।
मैं उन लोगों से बस यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए, लेकिन साथ साथ अपनी शुगर ज़रूर चेक करते रहें, जिससे कि अगर इन केस अगर आपको उस चीज़ पे भरोसा है, भरोसा होना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ आप एलोपैथी का भी इलाज लेते रहें। कई बार हमने ये भी देखा कि कई सालों तक शुगर उन्होंने चेक नहीं करी और वो ये खाते रहे, फिर एकदम से वो सारी कॉम्प्लिकेशंस, उनको हार्ट अटैक भी हो गया, किडनी की प्रॉब्लम भी हो गई, आंखों का पर्दा भी खराब हो गया और फिर वो उस नौबत पे आ गए। बिल्कुल, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बहुत से लोगों को ये विश्वास होता है कि अगर हम एक बार इंसुलिन लेना शुरू कर देंगे या एलोपैथिक दवाई लेना शुरू कर देंगे तो हमको जिंदगी भर लेनी पड़ेंगी, तो वो लोग बहुत सारी देसी दवाइयाँ लेने लग पड़ते हैं। और डॉक्टर साहब ने जैसे बताया कि ये काफ़ी खतरनाक हो सकता है अगर आप टेस्ट नहीं करा रहे हैं, आप देसी दवाइयाँ ले रहे हैं और आपका शुगर लेवल बढ़ता जा रहा है, तो उससे एक साथ कई सारी बीमारियाँ आपके शरीर में हो सकता है अटैक कर दें। वो गुर्दा रोग भी हो सकता है, हार्ट रोग भी हो सकता है, ये दोनों जानलेवा बीमारियां हैं और डेफिनेटली आपको काफ़ी ध्यान देना होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है और आप विश्वास अगर करते हैं तो आप लीजिए देसी दवाइयाँ, लेकिन जैसे शुभम जी ने कहा कि आप लोग उसके साथ एलोपैथिक ट्रीटमेंट भी करते रहिए और अपना शुगर लेवल समय समय पर ज़रूर टेस्ट करें। अब तो सुविधा बहुत हो गई है, एक मशीन आने लग गई है जो आप घर में रख सकते हैं और आम आदमी उससे टेस्ट कर सकता है। बहुत अब महंगी भी नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़रूरी है और आपके लिए एक लाइफ सेविंग इंस्ट्रूमेंट की तरह वो आपके घर में, जो अगर आप डायबिटिक हैं तो वो होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर तरुण मित्तल, हम टोटल किडनी फेलियर की कब बात करते हैं? व्हेन डज इट हैपन या व्हाई डज इट हैपन? तो टोटल किडनी फेलियर कोई अलग से टर्म नहीं है। मैं कहूँगा एक तो क्रॉनिक रीनल फेलियर एक टर्म है। क्रॉनिक का अचानक भी हो जाता है? हाँ, तो यही क्रॉनिक रीनल फेलियर जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये है कि किडनी की बीमारी लंबे समय से चल रही है। एक समय सीमा 3 महीने की हम रखते हैं किडनी की बीमारी में, जिसके बियॉन्ड हम कहते हैं कि ये क्रॉनिक हो गई है, ये लंबी हो गई है, पुरानी हो गई है और शायद ये ठीक नहीं हो पाएगी। दूसरा टर्म है अक्यूट रीनल फेलियर। अक्यूट रीनल फेलियर जो कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में आया और उसमें हम ये मानते हैं कि वो रिवर्सिबल हो सकता है। उसमें हम कुछ खोजने की या किसी वजह से, हाँ एग्जैक्टली, तो इन्फेक्शन की वजह से किडनी कुछ ही दिनों में, एक अच्छी किडनी, नॉर्मल किडनी भी एकदम से काम करना कम कर सकती है। तो डेफिनेटली दैट इज रिवर्सिबल, लेकिन ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। कोई भी अगर आपको सिम्टम्स हो, स्पेशली अगर आप डायबिटिक हैं, तो आप उसको देखते रहिए। इसके अलावा भी आप अपने ब्लड टेस्ट कराते रहिए, तो उससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो बात हमने करी अभी डायबिटीज़ से रिलेटेड, चाहे वो किडनी बीमारी हो या अन्य बीमारियां हो, कैसे हम लोग बचाव कर सकते हैं। मैं एक बार फिर कोरोना पर आ जाता हूँ। वैक्सीनेशन का हमारे गवर्नमेंट का ड्राइव बहुत ज़ोरों से चल रहा है, लेकिन उसमें जो अपेक्षित रिजल्ट है, अपेक्षित रिस्पांस मिलना चाहिए, वो अभी तक नहीं मिल पा रहा है और अभी भी लोग घबरा रहे हैं। डॉक्टर साहब, उसकी क्या, डॉक्टर मित्तल, क्या वजह है कि लोग वैक्सीनेशन के लिए हिचक रहे हैं? अभी जितने जाना चाहिए उत्साह के साथ नहीं जा रहे। तो मुझे लगता है कि एक अनफाउंडेड फियर है, जैसे कि किसी भी नई चीज़ के साथ होता है कि जी वैक्सीनेशन से कुछ हो ना जाए या वैक्सीनेशन कोई नुकसान ना कर दे। देखिए, जो कोविड का वैक्सीनेशन है उसमें माइनर सिम्टम्स जो किसी भी वैक्सीन के साथ आ सकते हैं, जैसे फीवर होना, बॉडी एक्स होना या इस तरह के सिम्टम्स काफ़ी लोगों को आ रहे हैं, बट वो माइल्ड हैं, 1-2 दिन के लिए रहते हैं। आप थोड़ा पैरासीटामोल वगैरह लेते हैं तो वो सबसाइड कर जाते हैं। बहुत कोई सीरियस इफेक्ट्स हो ऐसा अगेन किसी भी वैक्सीनेशन के साथ हो सकता है और वो बहुत इनफ्रीक्वेंट होता है। मुझे लगता है कोविड, अगर आपको कोविड हो जाए तो उससे जो सीरियसनेस है उसका चांस कहीं ज़्यादा है। वैक्सीनेशन से जो, अगर 10,000 में एक कोई इंसान है जिसको वैक्सीनेशन से कोई सीरियस साइड इफेक्ट हो जाते हैं तो वो हम बहुत कम कहेंगे इसके मुकाबले कि कोरोना से कोई बात हो जाए। अगर आपको कोरोना हो जाए तो उससे आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए, वो चांस ज़्यादा है। तो मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा और जनरल रिकमेंडेशन भी ये है कि सारे ही लोगों को कोरोना का वैक्सीन लगवाना चाहिए और इससे उनका कोरोना से बचाव हो सकता है। डॉक्टर शुभम जी, ये कहा जाता है कि अगर आपको हार्ट प्रॉब्लम है या और कोई बीमारियां हैं तो आपको बहुत से लोग उसको लेने से डर रहे हैं, क्या उसमें कोई वजह है डर की? नहीं, बिल्कुल भी कोई वजह नहीं है। मैं तो हर पेशेंट को अब अपना कहना भी शुरू कर दिया है कि आप जिनको भी कोई भी कोमॉर्बिडिटीज़ हैं, जो 45 के ऊपर हैं या 60 के ऊपर हैं, उनको कोई भी प्रॉब्लम है या किडनी की प्रॉब्लम है या हार्ट की प्रॉब्लम है या कोई और भी प्रॉब्लम है, उनको आप ज़रूर वैक्सीन लेनी चाहिए।
और जितनी भी ये थी जो न्यूज़ फैली थी, जो अफवाहें कहूँगा मैं उनको, जो फैली थी वो सभी गलत थी। और ऐसा किसी के अंदर भी कुछ नहीं देखा गया कि हार्ट पेशेंट्स जो ब्लड थिनर जो टैबलेट होती है एस्पिरिन ले रहे हैं। एक ये भी खबर उड़ी थी कि एस्पिरिन वाले जो पेशेंट्स हैं उनको वैक्सीन से साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन ऐसा किसी के अंदर भी कुछ नहीं देखा गया। बहुत सारे हमारे पास इसके पॉजिटिव एग्जाम्पल्स हैं। अगर किसी के अंदर देखा गया होगा तो वो मैं समझता हूँ लाखों में एक होगा। और कई लाख पेशेंट्स हैं जो शुगर के पेशेंट्स भी हैं और हार्ट के पेशेंट्स भी, उन्होंने वैक्सीन लगाई है और वो बिल्कुल बढ़िया, उनको कोई दिक्कत भी नहीं हुई है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब, अगर ये किडनी रोग है या अन्य अगर ऑलरेडी कोई बीमारी है उसको, तो क्या उसे वैक्सीन से परहेज करना चाहिए या उसे भी तुरंत लेनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर कोई पेशेंट डायलिसिस पर भी है तो भी उसे वैक्सीन लगवानी चाहिए। जैसे मैंने अभी कहा हैं जो कि जिनको सबसे ज्यादा नीड है उस वैक्सीन की, क्योंकि वही कोविड के लिए हाईएस्ट रिस्क है, तो उन्हीं पेशेंट में सबसे ज्यादा वैक्सीन की जरूरत है। तो इसीलिए वो वही पेशेंट्स पर्टिकुलरली हैं जो कि जिनको कोविड का वैक्सीन लगवाना चाहिए। एक्चुअली सभी को लगवाना चाहिए, बट उनको सबसे ज्यादा नीड है वैक्सीन लगवाना। तो डेफिनेटली किसी को डरने की आवश्यकता नहीं है। हमारे सभी डॉक्टर्स ने कोरोना की वैक्सीन लगवाई है, मैंने भी वैक्सीन लगवाई है और मुझे भी कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। हमारे डॉक्टर्स दोनों बैठे हुए हैं, इन्होंने भी कोरोना की वैक्सीन लगवाई है। ये तो हमारे फाइटर्स हैं, इन्होंने बहुत सेवाएं दी थी कोरोना काल में और अभी भी दे रहे हैं। तो डेफिनेटली हम सबको ज़रूरत है कि हम लोग जब भी हमारा टर्न आए, अभी 45 से ऊपर और जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं और 60 से ऊपर जितने भी हमारे लोग हैं हमारे शहर की, अगर मैं बात करूं, उन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है। तो आप यहाँ अब डॉक्टर साहब यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में दी जा रही है? प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सभी ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 1 किलोमीटर के दायरे में हर घर के, आप कहीं के भी आगरा में ले लें तो हर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर किसी ना कोई एक हॉस्पिटल हमें दिया गया है जहाँ पर एक वैक्सीनेशन सेंटर बनाया गया है। कई लोगों को ये डाउट भी हुआ है कि हम कौन सी वैक्सीन लगाएं, तो उसमें एक भी मैं ये क्लियर कर देता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि हमारे पास ऑप्शन नहीं दिया जाता है। जो वैक्सीन हमारे पास गवर्नमेंट से सप्लाई होती है वो लगती है और आपको ये ऑप्शन नहीं होगा कि हम इंडिया वाली लगवाएं या बिल्कुल एग्जैक्टली। तो आप जो भी उस सेंटर पे अवेलेबल होगी वो आपको लगाई जाएगी और ऑलमोस्ट 1 से 2 किलोमीटर के दायरे के अंदर आपके कोई ना कोई हॉस्पिटल जरूर होगा जहाँ पे सेंटर होगा। वहां पर जाके आप मात्र 250 रुपए देकर अपना वैक्सीनेशन करा सकते हैं और उसमें बहुत ही सिंपल सा प्रोसीजर है। अगर 45 से लेके 60 साल की उम्र तक के आप हैं पेशेंट, उसके संग आपको बीपी या शुगर और भी कोई बीमारी है, तो आपको अपना प्रिस्क्रिप्शन और एक डॉक्टर से लिखा हुआ लेटर लेके जाना है, साथ में एक आधार कार्ड लेके जाना है। और 60 साल से ऊपर जो हैं उनको सिर्फ अपना आधार कार्ड लेके जाना है, वो अपने फ्रीली आराम से लगवा सकते हैं। बहुत आसान तरीका हमारी सरकार ने आपके लिए किया हुआ है। सरकार बहुत मेहनत कर रही है, बहुत आसान भी बनाया गया है। आपका अगर किसी प्रकार रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है तो भी अगर आप वॉक इन करते हैं तो वहाँ आपको काफ़ी वहीं पर आपका रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, डॉक्टर शुभम जिन ने, कि 1 किलोमीटर के दायरे में जहाँ भी आपका घर हो आपको कोई ना कोई हॉस्पिटल मिल जाएगा जहाँ पर एक कोरोना की वैक्सीन लगा रही है। और आप 250 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो आप सरकारी अस्पताल में जाइए, एसएन मेडिकल कॉलेज जाइए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जाइए, वहाँ आपको वैक्सीन फ्री ऑफ कॉस्ट लगाई जा रही है। तो इससे आप बिल्कुल ना डरें और चूके नहीं, ये एक बहुत बड़ी सहायता हमारी सरकार के द्वारा हमारे सभी देशवासियों को दी जा रही है और ज़रूरी है कि हम लोग जल्दी से जल्दी ये वैक्सीन लगवा लें, क्योंकि कोरोना दोबारा से ये देखने में आ रहा है कि धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसका एक ही इलाज है, हम लोग वैक्सीनेट हों और इस चेन को तोड़ें। निश्चित ही मुझे लगता है कि आज बहुत सारी जानकारी हमने अपने दर्शकों को दी और आपको काफ़ी लाभ मिला होगा। और एक बार फिर इस अपील के साथ कि आप लोग सब लोग जितना जल्दी हो सके अपने आप को वैक्सीनेट कराएं। वहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, सब हॉस्पिटल्स बहुत साफ सुथरे हैं और किसी भी प्रकार से आपको वहाँ परेशानी नहीं हो रही है। आप लोग ज़रूर जाएं, अपने परिवार के साथ जाएं और वैक्सीनेट हो। मैं अपने दोनों गेस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने इतना समय दिया और हमारे दर्शकों को जागरूक किया। डॉक्टर तरुण मित्तल और डॉक्टर शुभम जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। नमस्कार।